हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में, जहां हम क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यदि आपने अभी नहीं किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वहां से आप अपना चैप्टर समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, भोजन के घटक। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं भोजन क्या है और भोजन कहाँ से आता है। भोजन हमारा एक पौष्टिक आहार है जिसे सभी जीव लेते हैं और उस भोजन से ही हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है। और भोजन आता कहाँ से है? भोजन जो है पेड़ पौधों से आता है, प्लांट से आता है। सभी उस भोजन पर डिपेंड करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर है भोजन के घटक, यानी जो भोजन हम खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से घटक होते हैं जिनसे हमें पोषण मिलता है, जिनसे हमारी वृद्धि होती है। तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम अपने खाद्य पदार्थों की सूची देख चुके हैं, कौन कौन से हम पदार्थ खाते हैं, कौन कौन से फूड खाते हैं हम। और अलग अलग प्रकार के राज्यों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। यानी भारत में जैसे कई सारे राज्य हैं, उनमें जैसे केरल हुआ, पंजाब हुआ, पश्चिमी बंगाल हुआ, उनमें अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। केरल में मछली खाई जाती है, पश्चिमी बंगाल में भी मछली चावल खाया जाता है, पंजाब में सरसों का साग रोटी खाई जाती है। तो सब हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था। जैसे इस प्रकार के भोजन में दाल चावल बैंगन का भरता भी हो सकता है, चावल सांभर हो सकते हैं, भिंडी हो सकती है। तो सब खाना जो है अलग अलग तरह का होता है। देखिए प्लेट में दिखाया गया है, रोटी सब्जी दाल, ये सब अलग अलग प्रकार का खाना होता है। खाना जो हम खाते हैं उसमें दही मट्ठा अचार भी शामिल हो सकता है, मांस हो सकता है, सब्जी हो सकती है। तो अलग अलग प्रकार का खाना होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। जैसे पंजाब है मक्के की रोटी खाई जाती है, राजमा सरसों का साग खाया जाता है। अन्य में हम खा सकते हैं दही घी खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में चावल खाए जाते हैं, अरहर की दाल खाई जाती है, कुंदरू मट्ठा घी अचार ये सब चीज़ें खाई जाती है। सब सरसों का साग कुंदरू सब्जियों के अंदर आते हैं। अन्न में क्या खाई जाती है? मक्के की रोटी खाई जाती है। यानी अन्न का जो है एक ना एक आइटम जरूर होता है। तो ये विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कुछ सामान्य भोजन दिया गया है हमारे टेबल में। कभी कभी हम अपने जो खाना है उसमें हम बहुत से व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में जाते हैं कहीं तो हमें वो खाना नहीं मिल पाता है। तो हर प्रकार का खाना हम नहीं खा पाते, लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसको खाना खाने का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है। यानी उस भोजन की हमारी बॉडी को शरीर को आवश्यकता होती है, इसलिए तो हम खाना खाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं, जो हम अलग अलग प्रकार के हमारा भोजन है, मांस का है, कहीं दही मट्ठा दाल चावल रोटी, ये सब जो अलग अलग प्रकार का भोजन है इसमें क्या होता है जो हम ये सब खाना खाते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन जो है एक कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। यानी जो खाना बनता है हमारा वो किससे मिलता है? पौधों से। यानी हम रोटी बना रहे हैं तो आटा जो है गेहूँ जो है आटा गेहूँ से तैयार होता है और गेहूँ जो है पौधों से प्राप्त होता है। तो ये जो भोजन है ये हमारा प्लांट से मिलता है। तो जो कच्ची सामग्री होती है भोजन के लिए उसमें कुछ ना कुछ आवश्यक घटक होते हैं। यानी कोई ना कोई उसमें चीज़ होती है जिससे हमें पोषण मिलता है। तो इन्हें हम कहते हैं पोषक। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो ये पोषक कौन कौन से पोषक हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन खनिज लवण, ये हमारे भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं और जो हमारे बॉडी के लिए शरीर के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं। उनमें और क्या क्या होता है? रुक्षांश होता है और जल भी शामिल होता है जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये जो पोषक पदार्थ हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, ये जो पोषक पदार्थ है विटामिन खनिज लवण, ये सब जो हैं
हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे भोजन में उपस्थित है या नहीं है? तो यदि हमें पता चल जाए कि हमारे फूड में, हमारे भोजन में उपस्थित है, तो हम उस खाने को खा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता करने के लिए अनेक प्रकार के परीक्षण हैं, जिनको करने से हमें पता चल जाता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या प्रोटीन उपस्थित है या वसा उपस्थित है। तो इन तीनों को करने के लिए हमें परीक्षण दिए गए हैं, तो हम परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, पहला परीक्षण है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे? तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें चाहिए होती हैं हमें। पहले हम एक टेस्ट ट्यूब में कच्ची सामग्री लेते हैं खाने की, अपनी किसी भी खाने की। उसके अंदर हम तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डाल देते हैं। यदि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो घोल है, वो नीला या काले रंग का हो जाता है, तो वो अब उसमें भोजन में मंड उपस्थित, यानी उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। देखिए, ये बच्चे कर रहे हैं। हमने प्लेट में आलू लिया है, आलू के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। तो यदि उस आलू का कलर नीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। दूसरा परीक्षण है हमारा प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? पहले हम एक टेस्ट ट्यूब होती है हमारी, कांच की टेस्ट ट्यूब होती है इस शेप की और कांच की, और इसमें हम थोड़ा सा खाना लेते हैं नीचे। उसके बाद इसके अंदर हम डालते हैं ड्रॉपर से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडे का विलयन हम इसके अंदर डालते हैं टेस्ट ट्यूब के। उसके बाद हम इसको हिलाते हैं और हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए इस टेस्ट ट्यूब को रख देते हैं। तो इसमें क्या चेंज होता है? देखिए, पिक्चर में दिखा रखा है, कास्टिक सोडा है इस बोतल में, इसमें कॉपर सल्फेट है। इसने टेस्ट ट्यूब हाथ में पकड़ रखी है, ड्रॉपर से इसमें दोनों चीज़ें, इसने सॉल्यूशन दोनों डाल दिए हैं। उसके बाद यदि इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? इस सॉल्यूशन का कलर जो है वो बैंगनी हो जाता है, तो इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन उपस्थित रहता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारे खाने के अंदर प्रोटीन उपस्थित है, यदि इस घोल का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग हो जाता है। तीसरा परीक्षण है हमारा वसा का परीक्षण। वसा क्या होती है? वसा किस किस में होती है? घी, मक्खन को हम वसा कहते हैं। हमने आपके 6 में भी पढ़ाया है हमने कि वसा किस किस में हो। जितने भी चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, तेल, सब में वसा होती है। मूंगफली में भी चिकनाई होती है। तो हम इस वसा वाले किसी भी एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को, खाने वाले अपने पदार्थ को ले लेते हैं और उसको कागज़ के अंदर रख देते हैं और उसको हम किसी चीज़ से उस पर प्रेशर देते हैं, दबाते हैं। तो यदि कागज़ के ऊपर थोड़ा चिकना चिकना आ जाता है, तो उसके अंदर वसा प्रेजेंट होती है। उसमें हम देखते हैं तो हमें धुंधला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। तो हमें इससे पता चल जाता है कि जो भी हमने चीज़ ली है खाने वाली, उसके अंदर वसा प्रेजेंट है। तो ये जो परीक्षण है, ये हमें दर्शाते हैं कि क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका हमने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन, खनिज लवण जैसे अन्य पोषक पदार्थ भी खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। हमने 3 का किया था बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का हमने परीक्षण किया था। और लेकिन हमारे खाने में विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं और इन जो पोषक पदार्थ हैं, ये सारे, इनकी हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता क्यों होती है? ये जो पोषक तत्व हैं, ये हमारे शरीर के लिए करते क्या हैं? ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं जो इन्हें हमें खाना चाहिए? तो पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है।
वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट से में हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें क्यों चाहिए? किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले स्रोत भी कहते हैं। कौन कौन से ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत? जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, ये सब कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले स्रोत हैं। तो गेहूँ की तो हम रोटी खाते हैं डेली, तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। चावल भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, तो हमारी बॉडी को इन सब से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इसके बाद है हमारा प्रोटीन के स्रोत। वसा के स्रोत कौन से हैं? वसा के स्रोत। वसा किस किस में प्रेजेंट होती है? वसा मछली, अंडे, मक्खन, दूध, घी, पनीर, क्रीम, इन सब में वसा हमारी उपस्थित रहती है। इन सब को खाने से हमारे शरीर को वसा की प्राप्ति हो जाती है। और वसा दो तरह से मिलती है, जंतुओं से मिलती है और पौधों से मिलती है। पौधों से कौन सी वसा मिलती है? जैसे मूंगफली का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल की गिरी, नारियल का तेल, तिल, बादाम की गिरी, इन सब से हमें वसा मिलती है, फैट मिलती है। इन सब का तेल हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से हमें वसा मिलती है। वसा दो प्रकार से मिलती है, जंतुओं से और पौधों से। उसके बाद आते हैं प्रोटीन के स्रोत। तो प्रोटीन किस किस चीज़ों से मिलता है? प्रोटीन का मुख्यतः स्रोत दालें हैं। दालों से हमें काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। सोयाबीन, राजमा, मटर, चना, मूंग दाल, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन भी दो प्रकार से मिलता है, जंतुओं से मिलता है और वनस्पतियों से मिलता है। जंतुओं से कौन कौन सा मिलता है? जंतुओं से दूध, अंडे, मछली, यकृत, मांस, ये सब हमें जंतुओं से मिलता है। अंडे, दूध में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद है प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए रहती है। यानी प्रोटीन लेने से हमारी लंबाई में वृद्धि होती है। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, यानी शरीर की उससे वृद्धि होती है, इसलिए उसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसके बाद आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये हमारी आँख, अस्थियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वे हमारी आँखों को, हड्डियों को और जो हमारे मसूड़े होते हैं इन्हें स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के कई प्रकार के विटामिन होते हैं। और जो विटामिन बी का ग्रुप होता है, विटामिन बी के ग्रुप में कई प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, इस तरह से, तो इनको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इनके ग्रुप को कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यानी इन विटामिन्स की हमारी बॉडी को अल्प मीन्स कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन यदि ये हम अल्प मात्रा भी नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे यदि हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो हमारी त्वचा में अनेक रोग हो जाते हैं, आँखें स्वस्थ नहीं रह पाती। और यदि विटामिन सी नहीं लेते हैं तो
विटामिन सी क्या करता है? रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यदि हम विटामिन सी नहीं लेंगे तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो कैल्शियम का उपयोग नहीं कर पाएगा। देखिए ये चार्ट दिया गया है, विटामिन सी के स्रोत हैं, ये विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन ई के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के स्रोत हैं हमारे पपीता, गाजर, आम। गाजर में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है दूध, मछली का तेल, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी के स्रोत हैं चावल, यकृत, गेहूँ, ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत, विटामिन सी जो है सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी जैसे खट्टे फल, कौन कौन से खट्टे फल? आंवला, टमाटर, संतरा, ये सब खट्टे फल हैं, इनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू में भी काफ़ी मात्रा में विटामिन पाया जाता है। मिर्च, टमाटर, सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी अंडे, मछली, मक्खन, दूध, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। देखिए पहली क्या कहती है? हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाते, इससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। जो हमारे शरीर की त्वचा है वो विटामिन डी बनाती है। कैसे बनाती है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अब लोग सूर्य के प्रकाश में तो बहुत कम रहते हैं, तो इससे उनके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो सुबह के समय हमें सूरज की रोशनी लेनी चाहिए, जिससे हमारे जो शरीर है की त्वचा है वो विटामिन डी बना ले। ये आयोडीन के स्रोत हैं। आयोडीन क्या मिनरल्स में आते हैं। फॉस्फोरस के स्रोत हैं। ये लौह तत्व के स्रोत हैं, यानी आयरन के, कैल्शियम के स्रोत हैं। कैल्शियम किस में मिलता है? दूध, अंडों में कैल्शियम पाया जाता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन उचित विकास के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यदि आयरन नहीं लेंगे हम तो खून की कमी हो जाती है। कैल्शियम नहीं लेंगे तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रश्नों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक तत्व की मात्रा दूसरे पोषक तत्व से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी जो हमारी कच्ची सामग्री होती है, इसमें जो हमारे पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनकी जो मात्रा है वो एक से दूसरे से अधिक हो सकती है। जैसे किसी में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, किसी में कम मात्रा में प्रोटीन है, लेकिन उसके अंदर वसा अधिक मात्रा में है। या जैसे चावल इन्होंने बताया है, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। आहारी रेशे कौन कौन से होते हैं? जैसे ताज़े फल हम खाते हैं, आलू खाते हैं, चना खाते हैं, सब्जियां, हरी सब्जियां खाते हैं, उनके अंदर आहारी रेशे होते हैं। जैसे गाजर, मूली, इनके अंदर आहारी रेशे होते हैं। तो इनके मुख्य स्रोत हैं साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियां। ये हमारे शरीर को कोई रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। इनका आयतन बढ़ा देते हैं और पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में, जो हमारा भोजन पचता नहीं है उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं।
जल की भी उपस्थिति बहुत अधिक आवश्यक है। जल पीना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जल पीने से ही हमारे शरीर की जो अपशिष्ट पदार्थ है, गंदगी है, वो पसीने के रूप में बाहर निकलती हैं। शरीर के जल जितनी आवश्यकता होती है वह हमें किससे मिलता है? दूध, जल से पीने से, दूध पीने से, चाय पीने से। और जो फल हम खाते हैं, फल में भी लिक्विड होता है। सब्जियां हम पकाते हैं, उसमें भी हम जल डालते हैं, पानी डालते हैं, तो वो हमारे शरीर में उसकी पूर्ति इन सब चीज़ों से होती है। हम टमाटर खाते हैं, टमाटर काटते हैं तो उसमें पानी सा निकलता है, तो इन सब्जियों से भी हमारे शरीर में जल की पूर्ति होती है। तो जल यदि हम नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी, और हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो भी बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जल पीना भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। जल डाइजेशन में भी, पाचन में भी सहायता करता है। ओके, थैंक यू बेटा। हम इसका आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।